तो आज की क्लास में इस चैप्टर की सेकंड पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। क्लास 10th बायोलॉजी ICSE करके है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो ये सपोज दैट ये अब मैंने बताया था ना, ये कोई सेल है, ठीक है। और ये इसमें क्या हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। और ये सेल मेम्ब्रेन आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन होती है। और ये इसके आउटर में क्या होती है, ये चीज़ सेल वॉल होती है, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं आपको? ठीक है। तो ये थिक लेयर होती है, ये थिन लेयर होती है, ये भी बता दिया था। तो न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट और सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाले पार्ट को, ये बात आप समझ पा रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट और न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ से आप समझिए, जो ये मैं ये डॉट बना रही हूँ ग्रीन कलर से, ठीक है, इसे ही देखना है। तो न्यूक्लियस के जो बाहर वाला पार्ट है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट है, इसे ही हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या आप साइटोप्लाज्म समझ पाए? ठीक है। यहाँ पे साइटो मीन्स क्या होता है? सेल होता है। और प्लाज्म मीन्स क्या होता है? लिक्विड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इज द पार्ट ऑफ द सेल इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट और सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये होता क्या है? तो इट इज़ अ सेमी लिक्विड सब्सटेंस, मेनी केमिकल रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम अकर इन इट। इट कंटेन सेवरल ऑर्गेनल ईच कंसर्न विथ अ सम स्पेसिफिक फंक्शन। इसमें कई सारे ऑर्गेनल होते हैं जिसके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म अदर देन द ऑर्गेनल, एग्जाम्पल में माइटोकॉन्ड्रिया, इज कॉल्ड साइटोसॉल। यानी साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जिसमें ऑर्गेनल को छोड़ के जो पार्ट बचता है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोसॉल कहते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म में अगर ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑर्गेनल को छोड़ के, यानी साइटोप्लाज्म माइनस ऑर्गेनल्स इज इक्वल टू हम साइटोसॉल कह सकते हैं। क्या ये आपको समझ में आया? यानी साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनल वाले पार्ट को छोड़ के हम क्या कहते हैं? साइटोसॉल कहते हैं। आई थिंक आपको साइटोप्लाज्म क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म, ओके। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या होता है? तो न्यूक्लियस जो होता है, ये मैंने बताया था ना, ब्रेन ऑफ द सेल्स भी कहते हैं। और न्यूक्लियस इज अ लार्ज समवॉट स्फेरिकल बॉडी लाइंग नियरली इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म। लेकिन ये आपको याद होगा कि किस चीज़ में न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में नहीं होता है, तो वो प्लांट सेल में होता है, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल के प्रेजेंट होने की वजह से वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, सेंटर में नहीं होता है, ठीक है। और बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था बेटा रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। कौन सी ईयर में डिस्कवर किया था? 1831 में। इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरी सेल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या ये समझ में आ गया आपको? ठीक है। इट इज़ सराउंडेड बाय डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विथ न्यूक्लियर पोर। अब इस लाइन को समझिए। अब न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होगी उसे हम क्या कह देंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह देंगे। क्या आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन समझ में आ रहा है या नहीं? जैसे ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो मैंने बताया था ना, मेम्ब्रेन मीन्स क्या हो गया? लेयर, परत। तो न्यूक्लियस के ऊपर मैंने एक परत लगा दी, एक लेयर लगा दी, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस की ये लेयर है, तो इस वजह से इसको हम क्या नाम दे देंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या ये समझ में आ रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विथ न्यूक्लियर पोर, ठीक है। और इस साथ ही साथ क्या प्रेजेंट होगा? इसमें न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होगा। जैसे ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाया हुआ है। अब ये बीच बीच में ये न्यूक्लियर पोर हम दिखा रहे हैं। क्या ये आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, साथ ही साथ ये न्यूक्लियर का पोर हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियर पोर हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियोलस, ये चीज़ भी हम बताएंगे आपको कि न्यूक्लियोलस भी क्या होता है, ठीक है। द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियस इज अ सेमी सॉलिड सब्सटेंस न्यूक्लियोप्लाज्म।
देखिए बेटा, प्लाज्मा वर्ड जहाँ भी आए समझ जाइए कि सेमी सॉलिड लिक्विड टाइप का सब्सटेंस है, ठीक है। सेमी सॉलिड ये क्या होता है कि सेमी सॉलिड होता है, आधा थोड़ा सॉलिड की होता है, ठीक है। कंटेनिंग वन और मोर राउंड शेप न्यूक्लियोलाई या फिर न्यूक्लियोलस कहते हैं। यानी जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये इसके किसके न्यूक्लियोलस के चारों तरफ एक सिंगल न्यूक्लियोलाई को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। सिंगुलर प्लूरल तो आपने समझा होगा ना कि ये चीज़ सिंगुलर प्लूरल ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूरा ये जो फ्लूइड होता है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये कैसा सब्सटेंस होता है, ये सेमी सॉलिड होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्रोमैटिन फाइबर के बारे में। तो द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन अ नेटवर्क ऑफ डार्क कलर्ड फाइबर कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। दीज क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस इनटू शॉर्ट थिक क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। यानी जब सेल डिवीज़न होता है, अब ये सेल डिवीज़न क्या हुआ, यानी सेल डिवाइड जब करती हैं तो ये क्रोमैटिन फाइबर क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है और वो क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है। जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्रोमैटिन फाइबर क्या, ये चीज़ हम क्या कह रहे हैं, तो ये सपोज दैट ये क्रोमैटिन फाइबर है, ठीक है। ये चीज़ क्या है बेटा, क्रोमैटिन फाइबर है, ठीक है। आपको ये समझ में आ रही है, क्रोमैटिन फाइबर, फाइबर मतलब समझते हो ना, धागा, ठीक है। तो जब सेल डिवीज़न होता है, ड्यूरिंग क्या बताया मैंने, सेल डिवीज़न, जब सेल क्या करती हैं बेटा, डिवाइड करती हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीज़न ये क्रोमैटिन फाइबर जो होते हैं कंडेंस हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, क्रोमोसोम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा, क्रोमोसोम बना लेते हैं। क्या ये आपको समझ में आ रहा है कि जो ये क्रोमैटिन फाइबर है ये कंडेंस होके क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है, कौन से टाइम पे, ये सेल डिवीज़न के टाइम पे, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा ये लाइन कि ये क्रोमैटिन फाइबर जो क्या करते हैं, ये क्रोमोसोम किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, क्रोमोसोम है, सेंट्रियोल, याद आ रहा होगा मैंने पार्ट 1 में ही इस क्लास चैप्टर की जो पार्ट 1 मैंने बनाया है उसमें ही मैंने सेंट्रियोल बताया होगा कि सेंट्रियोल केवल और केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। इसका वर्क क्या होता है कि ये सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। तो ये एस्टर जो होता है ये भी एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस और अर्ली स्टेज ऑफ सेल डिवीज़न जो एनिमल सेल में दिखाया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्लांट सेल नहीं लिखा हुआ है क्योंकि अगर प्लांट सेल लिखा होता तो ये आपका सेंट्रियोल और एस्टर विजिबल नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ऑर्गेनल्स के बारे में, जो सेल का पार्ट भी है और इसके फंक्शंस वगैरह भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए पार्ट ऑफ सेल, मेन कैरेक्टरिस्टिक और इसके फंक्शन क्या क्या हैं, ठीक है। इसके पहले हम ये ऑर्गेनल और प्रोटोप्लाज्म ये सब देख लेते हैं। देखिए ऑर्गेनल आर द स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इन अ सेल कंसर्न विथ अ डेफिनेट फंक्शन। यानी ऑर्गेनल जो होते हैं वो मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं और जितने भी ऑर्गन होते हैं उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। ऑर्गन और ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, जस्ट एज देयर आर ऑर्गन इन द बॉडी सो आर द ऑर्गेनल इनसाइड अ सेल। यानी जो ऑर्गेनल होते हैं बेटा वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ऑर्गन्स तो समझ ही रहे हो ना, जो बॉडी का पार्ट है वो चीज़ क्या हो गया, ऑर्गन हो गया। जस्ट एज ईच बॉडी ऑर्गन परफॉर्म वन और मोर स्पेशल फंक्शन, सिमिलरली ईच ऑर्गनल हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन। यानी जो जितने ऑर्गन होते हैं सबका स्पेशल फंक्शन होता है, उसी तरीके से ऑर्गनल्स का भी एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो अगर कोई ऑर्गन और ऑर्गनल्स में डिफरेंस पूछे तो कैसे बताएंगे आप कि ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर होते हैं, और ऑर्गन जो होते हैं बॉडी के पार्ट ही होते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म की। तो द लिविंग पार्ट ऑफ सेल विच कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर लिविंग बॉडी आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट। यानी जो हमारा ये प्रोटोप्लाज्म है, आप इस तरीके से लिख देंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो हमारा किस चीज़ से मिलके बना होता है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये इसमें
क्या क्या हो गया बेटा, साइटोप्लाज्म हो गया, सेल के अंदर वाला पार्ट पता है ना, ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया, प्लस हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और जितनी भी लिविंग बॉडी होती हैं, ठीक है, जितनी भी लिविंग बॉडी होती हैं वो सब को मिला के हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। The latter term protoplast is more appropriately used for plant cell. After the removal of cell wall, the living body called organelle are the same in both plant and animal cell except cell wall in plant and centrosome with centriole in animal. ये बताया ना मैंने, सेंट्रियोल किस में प्रेजेंट होता है, एनिमल में प्रेजेंट होता है। द वेरियस ऑर्गनल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सारे ऑर्गनल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये कई सारे ऑर्गनल्स के नेम दिए हुए हैं। क्या आपको इतना समझ में आ गया? बात करते हैं पार्ट ऑफ सेल की। अब ये देखिए एक फ्लो चार्ट के रूप में आपको बना दिया है, बुक बहुत अच्छी है जो अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेन किया है इसमें। तो सेल मेम्ब्रेन में आप देख सकते हैं ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पहले ही बता रखा है। आउटर मोस्ट इन एनिमल सेल, लाइज नेक्स्ट टू सेल वॉल इन प्लांट सेल। ये आप देख सकते हैं, मैंने बता रखा है, ये बहुत ही थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ये एक लिविंग मेम्ब्रेन है, इसमें फाइन पोर्स प्रेजेंट होते हैं, सेमी परमिएबल होती है, मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। और ये किस चीज़ की बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। सेपरेट कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, रेगुलेट द, इसका वर्क क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये मेन वर्क है, आप इसको इम्पॉर्टेंट कर सकते हैं कि रेगुलेट द एंट्री ऑफ सर्टन सॉल्यूट एंड आयन, ठीक है। बात करते हैं सेल वॉल की। तो सेल वॉल, क्या एनिमल सेल में सेल वॉल होती है? नहीं, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। केवल और केवल सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है बेटा? प्लांट सेल में होती है। ये लिविंग होती है सेल वॉल? नहीं, ये कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है। रिजिड लेयर होती है, सराउंडिंग होती है किस चीज़ से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, फ्रीली परमिएबल होती है, वो अंदर अपने मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देती है, ठीक है। गिव्स रिजिडिटी एंड शेप टू द प्लांट सेल। ये मैंने सेल वॉल का फंक्शन बताया था ना आपको बेटा, कि इसका वर्क क्या होता है। अगर कोई पूछे कि सेल वॉल का वर्क क्या होता है, तो बोलोगे क्या कि रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और क्या प्रोवाइड करता है? शेप प्रोवाइड करता है। याद होगा आपको, मैंने पहली क्लास में बताया था कि जैसे जो अमीबा है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो उसकी वजह से वो कोई सा भी शेप बना लेता है, क्योंकि वो शेप ही नहीं ले पाता है। तो अगर प्रेजेंट होगा तो वो जैसे एक शेप ले लेगा, इस तरीके से जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होगी वो अलग अलग तरीके का शेप बनाएगा, ठीक है। बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। ये भी मैंने बता रखा है, ऑल द पार्ट टुगेदर इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के बाहर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसका वर्क देख लो, डिफरेंट ऑर्गेनल कंटेन इन इट, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी अकर इन इट, एंड जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब कहाँ पे होती हैं? साइटोप्लाज्म में होती हैं, ठीक है। बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिलहाल लिखा तो नहीं है, बट अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया था KR पोर्टर ने, ठीक है। किसने डिस्कवर किया था बेटा? KR पोर्टर ने। ये कैसा होता है? इरेगुलर नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर डबल मेम्ब्रेन, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो हमारा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं आपको और अच्छे से समझा देती हूँ कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया था बेटा? KR पोर्टर ने, ठीक है। किसने डिस्कवर किया था? KR पोर्टर ने, ठीक है। ये KR पोर्टर ने इसको डिस्कवर किया था। और जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा राइबोसोम के बारे में बताना चाहूँगी, ठीक है। राइबोसोम्स जो होते हैं बेटा, ये स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको पैलाडे ने डिस्कवर किया था, इसको पैलाडे ग्रैनुअल्स भी कहते हैं। ये छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया होगा कि अब ये राइबोसोम आपको क्या समझ में आ गया? बहुत ही छोटा, बहुत ही शॉर्ट में बता रही हूँ आपको कि स्मॉल स्फीयर जैसा होता है, ठीक है, और ये छोटे छोटे दाने जैसा होता है।
और इसको पैलाडी ग्रैनुअल्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा बेटा, खुद सोच के बताओ, अगर कोई सरफेस स्मूथ है तो क्या ये छोटे छोटे दाने उस पर प्रेजेंट होंगे? नहीं, यानी राइबोसोम जो होता है वो अब्सेंट होता है किस में बेटा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और अगर कोई सरफेस बेटा रफ है, क्योंकि इसका नाम क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? तो अगर क्वेश्चन ये आ गया कि राइबोसोम प्रेजेंट होता है किस में, तो आंसर हमारा तुरंत क्या हो जाएगा बेटा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो होगा ही, क्योंकि इसके दोनों पार्ट में ये रफ तो आ ही जाएगा ना, लेकिन प्रेजेंट नहीं होता है किसमें? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसका आर का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्या बनाना बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस करना। और एस का फंक्शन होता है लिपिड और स्टेरॉयड सिंथेसिस करना। ठीक है, क्या करना? लिपिड और स्टेरॉयड सिंथेसिस करना। तो क्या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आया आपको कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कवर्ड बाय के.आर. पोर्टर। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कितने टाइप्स के हो गए? 2 टाइप्स के हो गए, SCR एंड RER। जो SER होता है, ठीक है, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, इसका क्या होता है? फंक्शन लिपिड स्टेरॉयड की सिंथेसिस करना। और RER में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और इसका वर्क होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो इस तरीके से ये मैंने आपको बता दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ये आप देख सकते हैं, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन द आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑन द इनसाइड, मे बी स्मूथ और रफ। मैंने बताया ना कि ये 2 टाइप के होते हैं, SCR होते हैं और RER होते हैं। देखिए, इन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताया है कि ये स्मूथ भी हो सकते हैं और रफ भी हो सकते हैं। अगर स्मूथ हुआ तो आप क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ हुआ तो क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अटैच्ड राइबोसोम, अगर राइबोसोम अटैच हुआ बेटा तो RER बोलेंगे, और अगर राइबोसोम अटैच नहीं हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे? SCR कहेंगे। इसका वर्क क्या होता है? सपोर्टिव फ्रेमवर्क फॉर द सेल। ये एक फ्रेमवर्क देता है सेल को। सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड फैट। अच्छा, प्रोटीन बेटा किसका फंक्शन है? RER का। ठीक है, और फैट्स वगैरह ये किसका फंक्शन है? SCR का। तो यहीं पे आप बुक में ही या फिर अपनी कॉपी में कहीं भी मेंशन कर सकते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है और फैट जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। ये तो सबसे पहले सबको पता ही होगा, पढ़ रखा होगा प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, तो वेरियस शेप बट यूजुअली सूज लाइक। इसका स्ट्रक्चर कैसा बताया गया? सूज लाइक होता है। ये इसमें कैसी? डबल वॉल्ड होती है। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। अब इस क्रिस्टी से मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बता देती हूँ। जैसे ये क्रिस्टी वर्ड आया उस पर बताती हूँ। जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा हो गया बेटा, वो कैसा हो, कितनी मेम्ब्रेन या वॉल प्रेजेंट? तो डबल वॉल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, डबल वॉल स्ट्रक्चर होता है और इसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप देख पा रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो इसको हमने क्या नाम दिया है बेटा? क्रिस्टी। ये नाम क्या हो जाएगा? क्रिस्टी। ठीक है, और ये फिंगर, ये कैसा होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। कैसा होता है बेटा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। और अगर ये ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अगर हमारा इंटेस्टाइन में हो, कहाँ पे हो बेटा? ये किसका स्ट्रक्चर बनाया मैंने? ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का बनाया। ठीक है, और यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अगर इंटेस्टाइन में हो तो हम इसे क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। याद करिए, इसे क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। ठीक है, और यही अगर हमारा स्टमक में हो, ठीक है, स्टमक में हो तो हम इसे क्या कहते हैं बेटा? रूगे कहते हैं। प्रोनाउंशिएट आप कुछ भी कर सकते हैं, रूगे कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कोरिलेट करके आपको बता दिया कि अगर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन माइटोकॉन्ड्रिया देन it is called क्रिस्टी। finger like projection in intestine, villi, finger like projection in stomach, रूके। और इस सब का वर्क क्या होता है? तो ये स्प्रिंग जैसे होती है, तो उसी तरीके से आप समझ लीजिए। और इसका वर्क होता है सरफेस एरिया को क्या कर देना? इंक्रीज कर देना। सरफेस एरिया क्या कर देते हैं बेटा? ये बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा क्रिस्टी
हैव देयर ओन डीएनए, इनका खुद का डीएनए होता है। ऑल्सो कंटेन देयर ओन राइबोसोम, यानी इनका खुद का राइबोसोम होता है, खुद का डीएनए होता है। इसी वजह से इनको सेमी ऑटोनोमस भी कहते हैं। सेमी मतलब हाफ चीज और ऑटो मतलब खुद का, ठीक है। तो रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम पायरुविक एसिड प्रोड्यूस इन साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आई थिंक एटीपी का फुल फॉर्म सबको पता होगा, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। और इसे एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। सीट ऑफ सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन एंड स्टोरेज एनर्जी, सिंथेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम, ठीक है। अब बात करते हैं गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस, हम इसको बेटा प्लांट सेल में हम गोल्गी एपरेटस नहीं बोलते हैं। प्लांट सेल में हम इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डिक्टियोसोम्स कहते हैं। और एनिमल सेल में हम इसे क्या कहते हैं? गोल्गी एपरेटस कहते हैं। ये होता क्या है? तो स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक कॉन्सिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल, वेसाइकल एंड वैक्यूल, यानी इसमें ट्यूब भी प्रेजेंट होती हैं, वेसाइकल्स भी प्रेजेंट होते हैं और वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसका काम क्या होता है? तो सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंजाइम हार्मोन्स और फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, यानी जो स्पर्म होता है उस स्पर्म जो मेल का पार्ट होता है, ठीक है, इसमें जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे ही हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। तो एक्रोसोम को बनाने में कौन हेल्प करता है? गोल्गी एपरेटस करता है। आई थिंक आपको ये गोल्गी समझ में आ गया होगा। राइबोसोम मैंने बता ही दिया था, इसका वर्क क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। बात करते हैं लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम को डिस्कवर किया था बेटा डी डुवे ने। किसने डिस्कवर किया था? डी डुवे ने। ये क्या होता है? मेम्ब्रेन शैक्स होते हैं बडेड ऑफ फ्रॉम गोल्गी बॉडी, कंटेन 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम, ठीक है। लाइसोसोम जो होता है बेटा ये क्या होता है? ये 40 डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम कहते हैं, 40 डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं। इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है, अंदर की तरफ डाइजेशन होता है। डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंस व्हेन सेल इज ओल्ड और इंजर्ड, दीज रैपिडली डिस्ट्रॉय ऑर्गेनल, हैंस कॉल्ड सुसाइडल बैग। ये बताया था ना मैंने, ये फट जाते हैं, बस्ट कर जाते हैं, ठीक है। कब? जब सेल जो होती है वो ओल्ड हो जाती है या इंजर्ड हो जाती है तो ये तुरंत क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं, बस्ट कर जाते हैं। इसी वजह से कि क्या कह देते हैं कि लाइसोसोम ने सुसाइड कर लिया है, इसी वजह से इसको कहते हैं सुसाइडल बैग, ठीक है। तो सुसाइडल बैग किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं, ये याद रखिएगा। डाइजेस्ट कार्टिलेजेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बोन, यानी कार्टिलेजेस जो होते हैं उनका डाइजेशन करते हैं, कब करते हैं? जब बोन्स का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम ये केवल और केवल किस में प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। अ रीजन सराउंडिंग द सेंट्रियोल, मतलब जो सेंट्रियोल के चारों तरफ होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं। लोकेटेड नियर न्यूक्लियस, कंटेन 1 और 2 सेंट्रियोल, एक या दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल आर सराउंडेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रो मतलब क्या हो गया बेटा? छोटे, और ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि सेंट्रियोल जो सराउंडेड होते हैं वो किससे होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से सराउंडेड होते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है? इनिशिएट एंड रेगुलेट द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। फॉर्म स्पिंडल फाइबर विद द हेल्प ऑफ एस्टर, ठीक है। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं किसकी हेल्प से? एस्टर की हेल्प से। प्लास्टिड जो होता है वो केवल और केवल किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में होता है, ठीक है। इसमें क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है, प्रोटीनेसियस होता है, ठीक है। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है और कॉल्ड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेकॉइड कंटेन क्लोरोफिल, यानी प्लास्टिड के अंदर जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं? थैलेकॉइड कहते हैं। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रैप क्लोरोफिल का वर्क, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका वर्क क्या होता है? ट्रैप सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल होता है। ल्यूकोप्लास्ट का वर्क क्या होता है? स्टोर करना स्टार्च का, ठीक है। और भी होता है, इलायोप्लास्ट होता है। इलायोप्लास्ट, अब ये आपको उतना रटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं OI लिखा हुआ है, तो ये आप इसी से याद कर लीजिएगा कि जिसमें ऑयल जो स्टोर होता है वो किस में होता है? इलायोप्लास्ट में होता है। एक होता है एल्यूरोप्लास्ट बेटा, ठीक है। एक क्या होता है? एल्यूरोप्लास्ट होता है। तो ये आर आ रहा है तो इसी से याद रखिएगा प्रोटीन, ठीक है। इसमें प्रोटीन में भी तो आर आ रहा है, ठीक है।
तो जो प्रोटीन स्टोर करता है वो एल्यूरोप्लास्ट हो गया, जो ऑयल स्टोर करता है वो इलायोप्लास्ट हो गया। तो इस तरीके से मैंने ये आपको बता दिया। क्रोम मीन्स क्या होता है बेटा? कलर, ठीक है। तो इम्पार्ट कलर टू फ्लावर, यानी क्रोमोप्लास्ट ये किस में प्रेजेंट होगा? फ्लावर में। पिगमेंट ज़ैंथोफिल, येलो कलर्ड पिगमेंट, कैरोटिन ऑरेंज रेड पिगमेंट, एंथोसायनिन पिगमेंट इज डिजॉल्व इन साइटोप्लाज्म ब्लू वॉयलेट कलर, ठीक है। ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया। न्यूक्लियस भी मैंने बता ही रखा है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था। इफ़ रिमूव द सेल डाई, अगर आप ह्यूमन बॉडी उसमें से अगर उसका सर निकाल दिया जाए, ठीक है, तो वो इंसान मर जाएगा। वैसे ही न्यूक्लियस अगर निकाल दिया जाएगा, इफ़ रिमूव द सेल डाइज, ठीक है। कंटेन क्रोमोसोम पेयर्स ऑफ जीन्स दैट कंट्रोल हेरिडिटी कैरेक्टर्स, ठीक है। न्यूक्लियोलस जो होता है वन और मोर राउंड शेप्ड न्यूक्लियाई इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोड्यूस राइबोसोम। न्यूक्लियोलस का वर्क क्या होता है? पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस बाय फॉर्मेशन एंड स्टोरिंग आरएनए, डिक्टेट राइबोसोम टू सिंथेसिस प्रोटीन जो होते हैं। क्रोमैटिन फाइबर मैंने बता ही दिया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे देखिए डीएनए थ्रेड, ठीक है। हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन और वैक्यूल्स, ये आपको याद होगा, ये केवल और केवल किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में। और याद रखिएगा कि वैक्यूल में सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट क्या होता है बेटा? जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की, वो क्या होती है? उसे ही हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। स्टोरेज ऑफ वाटर बताया था मैंने ना, कि प्लांट सेल में आप देखे होंगे खूब बड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर बना होगा जिसको हम वैक्यूल कह रहे हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? वाटर को स्टोरेज करना, ठीक है। अदर सब्सटेंसेस, फूड पिगमेंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट, इन सब का, लेकिन मेनली जो होता है वो वाटर का स्टोरेज होता है। और कितना होता है? 80 to 90% होता है, ठीक है। ये जो वैक्यूल और ग्रैनुअल्स हैं, ये दोनों ही नॉन लिविंग पार्ट हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और बात करते हैं ग्रैनुअल की, तो स्मॉल पार्टिकल, क्रिस्टल और ड्रॉपलेट, छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर। ग्रैनुअल का मतलब क्या होगा? स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं। स्टार्च इन प्लांट सेल, ग्लाइकोजन इन एनिमल सेल एंड फैट कंटेनिंग ग्रैनुअल्स एज द फूड फॉर द सेल। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंस दिया हुआ है, तो आप बताइए सेल वॉल क्या एनिमल सेल में होती है? नहीं होती है। सेंट्रोसोम प्लांट सेल में होता है बट एनिमल सेल में प्लांट सेल में अब्सेंट होता है और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स, ये भी मैंने बताया था आपको जब वैक्यूल्स पढ़ा रहे थे, तो छोटे छोटे प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन ये इतना वर्क नहीं कर पाते हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि वैक्यूल्स जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, और इसमें बहुत ही छोटे होते हैं और ये बहुत अच्छा वर्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि आर स्मॉल एंड टेम्पररी, कंसर्न टेम्पररी बेसिस पे होते हैं, कंसर्न विथ एक्सक्रीशन और सिक्रीशन। और प्लास्टिड पता ही है प्लांट सेल में होगा, क्योंकि ग्रीन कलर तो होता नहीं ना हमारे, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, ये सब प्लास्टिड का ही तो है ना, तो ये प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। साइज जो प्लांट सेल की होती है वो ज़्यादा थोड़ी बड़ी होती है और इसकी छोटी होती है। साइटोप्लाज्म हो नॉट सो डेंस, साइटोप्लाज्म डेंसर एंड मोर ग्रैनुअल, यानी बहुत ज़्यादा घने होते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैनुअल्स पाए जाते हैं। अरेंजमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ओनली थिन लाइनिंग ऑफ साइटोप्लाज्म मोस्टली पुश्ड टू द पेरिफेरी, साइटोप्लाज्म फिल ऑलमोस्ट द इंटायर सेल। तो ये इस तरीके से प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये डिफरेंस आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये कुछ एक्सपेरिमेंट हैं, आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट आपको क्लासेस में करवाए जाएंगे। ओके, थैंक यू।